लिख के दे लिख के दे देंगे, करेंगे 8 बजे 2 मिनट तक। नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और सबसे पहले समाचारों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में ललितपुर के कचनोदा डैम पहुंचकर जल जीवन मिशन में काम का किया निरीक्षण, सुनी मुरारी बापू से राम कथा। भारत में एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,451 नए मामले आए हैं सामने। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 20,635। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगी मुलाकात। अमेठी, सुल्तानपुर में जन चौपाल सहित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और प्रदेश के दौरे पर हैं योगी सरकार के मंत्री। विभिन्न जनपदों में कर रहे विकास कार्यों की समीक्षा। सुरेश खन्ना ने हरदोई और ए के शर्मा ने अमेठी का किया दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे में आज ललितपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद के कचनोदा डैम पहुंचकर जल जीवन मिशन के तहत ग्राम समूह पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने ललितपुर के तैयार हो रहे मेडिकल कॉलेज की स्थिति की समीक्षा की है। चौकाबाग प्रांगण में मुरारी बापू की रामकथा स्थल पर पहुंचकर कथा का श्रवण भी किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो ललितपुर में भगवान श्री राम की रामकथा सुनी जा रही है। यही राम का प्रभाव है जो पूरे देश में एक साथ दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि असली रामराज तो यही है जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के पास अभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था भारत में बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड लंबे समय से पानी के लिए तरसता रहा है। उसकी पानी की प्यास बुझाने के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। 2024 तक ये लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। राम राज्य का मतलब, भगवान राम के भव्य मंदिर का मतलब भगवान राम के अनुरूप राष्ट्र का मंदिर, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां किसी के सामने अभाव न हो, जहां किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई के लिए कोई स्थान न हो, ऐसी आदर्श व्यवस्था शासन केवल सहयोग कर सकता है, लेकिन समाज जब उसकी अगुवाई करेगा तो ऐसी आदर्श व्यवस्था भी भारत के अंदर वर्तमान में बन रही है। जो बुंदेलखंड की जनता जिसके लिए हमेशा तरसती थी, एक सपना देखती थी कि क्या कभी हमारे घर में भी पानी आ पाएगा, आज तो हर घर नल जल के हर घर जल के माध्यम से वो साकार हो रही है। कितना युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। मैं कल से देख रहा हूं कुछ परियोजनाएं इसी जून में पूरी हो जाएंगी, कुछ अगस्त में पूरी होंगी, कुछ अक्टूबर में पूरी होंगी, कुछ नवंबर में पूरी होंगी, कुछ दिसंबर में तक पूरी होंगी और दिसंबर तक हम लोग लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी घर तक पहुंचवा देंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,451 नए मामले सामने आए हैं। ये शनिवार को मिले कोरोना मामले के मुकाबले 9% कम है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग में 3 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 20,635 हैं।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आज उत्तर प्रदेश में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी। इसके पश्चात अमेठी, सुल्तानपुर के गांवों में कार्यक्रम में भाग लेगी। केंद्रीय मंत्री 9 मई 10 मई को प्रदेश के 2 जिलों का भ्रमण करेंगी। दोनों दिनों में स्मृति ईरानी जन चौपाल में शिरकत कर आम लोगों से संवाद करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर जिला अस्पताल में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। रक्तदान शिविर में नगरपालिका चेयरमैन सहित 5 लोगों ने रक्तदान किया। जिला अस्पताल में रविवार को विश्व रेड क्रॉस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से जरूरतमंद बीमारों की मदद के लिए रक्तदान करने की अपील की है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने जनपद के अलग अलग हिस्सों के कुल 25 टीबी ग्रसित मरीजों को गोद लेकर उनके उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी उठाई है। 5 मरीजों को पोषण किट भी वितरित की गई है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्लड के अभाव में उनको ब्लड दिलवाने का काम किया। आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था। इसके तहत मेरे साथ राजेंद्र ने, हमारे शशि जी ने, उसने और कुलदीप ने और कई लोगों ने दिया, अभी दे भी रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे बड़ा दान और नहीं हो सकता, क्योंकि और चीज़ें तो बाहर से लाई जा सकती हैं, लेकिन ब्लड की व्यवस्था करना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं कुलदीप को बधाई अशोक को बधाई देती हूँ कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। ईश्वर उनको और शक्ति दे, जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सके। रविवार को हरदोई में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ शहर में मरीन बस्तियों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सुरेश खन्ना ने सफाई के साथ साथ जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने हरदोई में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया है। इस क्रम में सुरेश खन्ना ने विद्यार्थियों को स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं। इसके बाद सुरेश खन्ना ने प्रेस को भी संबोधित किया है। इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी उपस्थित रहे हैं। तो हमारी सरकार ने बच्चे के पैदा होने से लेकर और उसके विवाह तक सभी प्रकार की तैयारियां उन लोगों के परिवारों के लिए की हैं जिनके परिवार की आय सीमित है, जिनकी 2 लाख रुपए तक की आय। कन्या सुमंगला योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। कन्या सुमंगला योजना के तहत हमने 4000 से ज़्यादा बच्चों को इस बार चिन्हित करके लगभग 61,08,000 रुपया उन लोगों के खातों में भेजा है जिन लोगों को इसमें चिन्हित किया गया। और पिछले वर्ष भी इसमें 12,806 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 2,42,67,000 रुपए का धन व्यय हुआ है। शहरी आवास योजना में 16,125 लोगों को लाभान्वित किया गया है अभी तक। और ये बहुत अभिनव योजना है कि जिन लोगों को रोजी रोटी कमाने के बाद जिसके सर पर अपनी छत नहीं होती, उसका सपना होता है कि उसके सर पर अपनी छत हो और वो अपने घर के अंदर सांस ले सके। तो ऐसे 16,125 लोगों को शहरी क्षेत्र में लाभान्वित किया गया। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने देर रात जिला अस्पताल जाकर कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया है। गौरीगंज नगर पालिका का निरीक्षण करते हुए उन्होंने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली समेत जिले की तमाम समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी ली गई है और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के साथ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने पर भी सरकार का इस क्षेत्र में विशेष बल रहेगा। की दृष्टि से ये जिला काफी पहले से समृद्ध रहा है, लेकिन और भी इसमें और निवेश कैसे बढ़े और उद्योग कैसे आवे। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में अभी कम उद्योग हैं या ज़मीनें खाली हैं, हमारे पास जो अवकाश है और औद्योगिकरण का, उसमें और निवेश बढ़ाने के लिए काफ़ी सकारात्मक बातें हुई हैं। उसमें भी विशेष रूप से कृषि आधारित जो उद्योग हैं, चाहे वो आंवले पे आधारित, अपने बगल में आंवला की खेती होती है, उसी तरह से कैटल फीड है या पोल्ट्री फीड है, किसानों की मक्का कैसे उगावें हम ज़्यादा से ज़्यादा, मसाला की खेती कैसे इस ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इन सारे विषयों पे बहुत अच्छी बात हुई।
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि दयाशंकर मिश्र ने आज भदोही में सरकार की चल रही योजनाओं का जमीनी आकलन किया है। मंत्रियों ने जन चौपाल लगाकर विभिन्न लाभार्थियों से बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी के साथ दोनों मंत्रियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। मरीजों तथा उनके परिजनों से वार्ता कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और बाहर से दवाएं न लिखी जाएं, अन्यथा शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जमीनी आकलन के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी। कई पैरामीटर में जिले में अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ विषय ऐसी हैं जिन पर अभी और काम करने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में पंचायत का आयोजन किया था जन चौपाल का, तो उसमें बिजली से संबंधित कुछ विषय हैं, कुछ प्रधानमंत्री आवास या जो भी और लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों की सूची में कुछ नाम छूटने वाले विषय हैं। सबको संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाकर या कैंप लगाकर और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों के बारे में उनकी जानकारी दें, जिससे सरकार की मंशा, माननीय योगी जी की मंशा, सभी लाभार्थियों को या जो पात्र लोग हैं सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके, इस प्रकार का निर्देश हम सब लोगों ने दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद के पीडी जैन मैदान में शिल्पकला मेले का उद्घाटन किया है। मंत्री ने मेले में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित स्टॉल और दिल्ली से आए हुए कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर तारीफ की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति के चेहरों पर मुस्कान लाने और विकास देने का काम बिना किसी भेदभाव के कर रही है। कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम तरीके की लोग उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान और विकास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, मोदी की सरकार कर रही है। जिनको 75 साल की आज़ादी के बावजूद न्याय नहीं मिला, विकास नहीं मिला, उस अंतिम चेहरे के व्यक्ति जिसकी परिकल्पना आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, उसको साकार स्वरूप देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। और आप देख रहे होंगे हर अंतिम छोर के व्यक्ति को, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, हम बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक, जाति भेदभाव के सभी उन लोगों को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको लाभान्वित करके विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 2 दिन बाद यानी कि रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं। परंपरागत तरीके से पुरोहितों की मौजूदगी में श्रद्धालुओं के साथ भगवान बद्री विशाल की डोली बद्रीनाथ पहुंची। भगवान बद्री विशाल के धाम की भव्य तस्वीरें सामने आई। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 2019 के बाद पहली बार अब कोरोना संबंधी पाबंदियों के बगैर ये यात्रा शुरू हुई है। मैं 2 साल से कोरोना काल में यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाई थी। आज मैं इतनी आनंद की अनुभूति कर रही हूँ कि कोरोना काल के बाद मुझे लग रहा है कि हम वैकुंठ धाम में कैसे पधारे हैं और ऐसा लग रहा है वैकुंठ धाम में आकर के कि पूरा विश्व यहाँ पे भू वैकुंठ धाम बद्री विशाल में यहाँ पे एकत्रित हुआ है। It's an excellent experience. I mean, you can see the Shila
of Badrinath ji, and it is without any decoration, so you can see it in real this thing. थोड़ी बहुत भीड़ की वजह से व्यवस्था है, लेकिन अंदर फिर भी काफी अच्छा अरेंजमेंट इस साल प्रशासन ने यहाँ पर किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का अरेंजमेंट काफी अच्छा है और दर्शन बड़े आनंद के साथ हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा के पहले दिन ही यहाँ ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आए हैं। राज्य सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 सालों के बाद यात्रा प्रारंभ हो रही है और यात्रा में जो संख्या है उस संख्या के लिहाज से यात्रा बहुत ऐतिहासिक हो रही है। पहले दिन ही जो है जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा यात्री यहाँ आ गए हैं, ज्यादा श्रद्धालु आ गए हैं, ज्यादा पर्यटक आ गए हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी की यात्रा सरल हो, सुरक्षित हो। मैं श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी कहना चाहूंगा कि जब तक उनके वहां पर ठीक प्रकार से उनका कांटेक्ट करके रहने की व्यवस्था न हो, वहां पर दर्शन की व्यवस्था न हो, तो अपने आगे की यात्रा तभी करें जब ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। 3 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा के 3 अहम पड़ाव गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। हिमालय की गोद में अलकनंदा के तट पर आस्था के शीर्ष केंद्र में अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर इलाके में आज शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को देवसर के चिया नामक क्षेत्र में शनिवार देर रात के बाद आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया है, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। माना गया है कि एक आतंकी हैदर पाकिस्तान से है। आतंकियों के पास AK-47, एक पिस्टल और कई हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। कल रात में एसएसपी कुलगांव के खबर मिला था कि उस विलेज में 2 लश्कर तैयबा के टेररिस्ट छिपे हुए। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद जब सर्च शुरू हुई, अंदर से फायरिंग आ गया। चूँकि बिल्डिंग डबल स्टोरी था और हम लोग कोलाइडर डैमेज से बचा रहे थे लोगों को, इसमें थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों टेररिस्ट ऐसे मारा गया जो कि हमारे टॉप लिस्ट में थे और सिविलियन किलिंग में काफ़ी इन्वॉल्व था। हैदर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पिछले 2 साल से नॉर्थ कश्मीर में, खासकर बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। और जैसा आपको याद होगा कि दिसंबर में एक अटैक किया था जिसमें हमारे 2 पुलिस के शहीद हो गए थे। और इसी साल फरवरी में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था बांदीपुर में, जिसमें एक SPO शहीद हो गए थे और 5-6 लोग जख्मी हो गए थे। दूसरा जो है, जो सतीश कुमार जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे कुलगाम में, उसको मारने में इसका हाथ था। एक AK-47 मिला है, एक पिस्टल मिला और 1.5 सारा ग्रेनेड मिला है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पूरे क्षेत्र में विकास की गति काफी तेज हो रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पहली लद्दाख पुलिस भर्ती की प्रक्रिया काफी तेजी के साथ काम कर रही है और अब ये अंतिम चरण में है। लद्दाख में पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड ने मार्च महीने में एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता का आयोजन किया गया। इसी तरह की लिखित परीक्षा कारगिल में भी आयोजित की गई है। लद्दाख पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले अभियान में कार्यकारी सशस्त्र IRP और SDRF विंग के लिए 213 कांस्टेबलों की बहाली कर रही है। लद्दाख पुलिस ने लिखित परीक्षा के दौरान पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक गैजेट्स की मदद ली है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को क्षेत्रवार विभाजित किया गया है। परीक्षा के लिए ओपन स्टेडियम में व्यापक व्यवस्था की गई है। लेह और कारगिल में एक साथ 4815 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का सवाल हमें पूछे हैं और फिलहाल सारा ठीक है। और इन्हीं में से इसके बाद जो है फाइनल टेस्ट जो है इस एग्ज़ाम्स के बाद जो है रिटन टेस्ट और जो इससे पहले सेकंड स्टेज हुई थी जिसमें फिजिकल टेस्ट हुई थी, तो उसके मार्क्स को दोनों कंपाइल करके जो है इनका फाइनल रिजल्ट शीट कुछ ही दिनों में हम जल्दी निकालेंगे। प्रसिद्ध उर्दू पत्रकार वकार रिजवी के लिखे हुए संपादकीय संकलन पर आधारित पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से राम नाईक ने कहा कि भाषा हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न वक्ताओं ने वकार जीवन पर अपने अनुभव को भी साझा किया है।
न्यायमूर्ति न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एल नागेश्वर राव कल गोमती नगर हाई कोर्ट परिसर में 40 घंटे मेडिएशन ट्रेनिंग के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। साथ में जस्टिस राजेश बिंदल, चीफ जज हाई कोर्ट प्रयागराज लखनऊ, जस्टिस रमेश सिन्हा, चीफ जज हाई कोर्ट प्रयागराज, जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी, चेयरमैन कमेटी मेडिएशन एंड कांसिलेशन सेंटर प्रयागराज और बुलबुल गौड़ियाल भी शामिल हुए। हमारे यहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच में 50 मीडिएटर्स हैं और यहाँ एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस एक मीडिएशन सेंटर स्थापित है। इसमें कम से कम 16 क्यूबिकल्स अवेलेबल हैं, जिसमें कम से कम 16 केसेस की हम लोग एक वक्त सुनवाई कर सकते हैं। इस सेंटर को चलाने हेतु हमारे पास वर्तमान में 50 मीडिएटर्स 2007 से काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग जो ट्रेन मीडिएटर्स के प्रोग्राम के लिए आवश्यक है, उसमें 40 घंटे की ट्रेनिंग की अभी कमी थी। अब ये 40 घंटे की ट्रेनिंग होने के पश्चात हमारे पास 50 ट्रेन मीडिएटर्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो जितने भी केसेस वहाँ उस सेंटर को रेफ़र होंगे, इन 40 मीडिएटर्स के माध्यम से उनका सुचारू रूप से उसका कंप्रोमाइज़ जो भी पार्टीज़ के बीच में समझौता होगा उसके होने में सफलता प्राप्त होगी। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस भविष्य में जब रेफ़र होंगे उनके लिए हम मीडिएटर्स की संख्या को भी बढ़ाएंगे और इस सेंटर को कम से कम उस स्तर तक ले आएंगे ताकि ये जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में न्याय के लिए न्याय का उद्देश्य जो है समाज के लिए पूरा करे। बाराबंकी जिले में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला गन्ना संस्थान परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी बाराबंकी के सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही सोसाइटी के सदस्यों को कोरोना संकट काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम परिसर में स्वास्थ्य चेकअप कैंप पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी सहित सोसाइटी के कई सदस्य भी मौजूद रहे। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो हमारी रेड क्रॉस की कार्यकारिणी समिति है उन्होंने शपथ ग्रहण की है। साथ ही एक रक्तदान का आयोजन भी जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो सभी हमारे सदस्य हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सभी दोबारा जनता की मदद के लिए एक्टिवेट हों और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी मेहनत से सब कार्य करेंगे। दुनिया में रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूना के जन्म दिवस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बाराबंकी में भी रेड क्रॉस स्थापित है, इसलिए आज यहाँ भी विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। कि कुछ दिन पूर्व यहाँ नई कार्यकारिणी का चयन हुआ था, उसका शपथ ग्रहण भी हुआ है और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। स्वास्थ्य शिविर में आसपास के जो वांछित लोग हैं वे आ रहे हैं स्टॉल पर और शिविर में सरकारी डॉक्टर्स स्टॉल पर बैठे हुए हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं, दवाएँ ले रहे हैं और पीड़ित मानवता के राहत के लिए रेड क्रॉस हमेशा काम करता है। बरेली के विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के युवा कमलवीर अपने हौसले के बल पर बने शहद के सफल कारोबारी बन गए हैं। 2013 से पहले कमलवीर एक मधुमक्खी पालक की मजदूरी करते थे। कमलवीर ने 30,000 रुपए से अपना काम शुरू किया और आज उनके पास मधुमक्खियों के 300 बक्से हैं, जिनसे प्राप्त शहद, मोम और प्रिपोलिस आदि बेचकर वो 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। कमलवीर का कहना है कि उन्हें अगर सरकारी मदद और मिल जाए तो अपने काम को एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य ग्रामीण युवा भी मधुमक्खी पालन कर अपनी पारिवारिक आय बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम कमलवीर श्रीवास्तव है, ग्राम चमरुआ का रहने वाला हूं और ज़िला मेरा बरेली और मैं मधुमक्खी पालन करता हूं। 2010 में मैंने किसी के यहाँ रह के नौकरी करी थी। उसके बाद मैंने वही मेरे मालिक ने मेरे को 30,000 रुपये दिए थे। उसके बाद मैंने 2013 में अपने 10 डब्बे खरीदे थे। 10 डब्बे खरीदने के बाद उससे काम मेरा चलता रहा। उसके बाद 2017 में मेरे पास 70 बक्से हो गए। 70 बक्से मेरे लापरवाही से ऑफ सीजन में मेरे डैमेज हो गए थे। इसके बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेरे पास नई बाइक थी, मोटरसाइकिल,
वो मेरे को बेचनी पड़ी, क्योंकि किसी से पैसा लेता तो नुकसान होता। मेरे को बाइक बेचनी पड़ी। बाइक बेचने के बाद फिर मैंने 50 बक्से खरीदे। 50 बक्से खरीदने के बाद में मैंने उनका फिर धीरे धीरे ऐसी काम चलता रहा। मेरे पास इस समय 2022 में 300 बक्से हैं। उन 300 बक्सों से मेरी 10 लाख रुपए की आय है, और जिसमें मैं शहद, मोम, परपॉलिस, पराग ये सभी प्रोडक्ट निकालता हूँ मैं। इसके साथ मैंने एक व्यक्ति को अपने पास नौकरी पर रखा है, और इसके साथ 10 लोगों को और भी रोजगार देता हूँ मैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। प्रयागराज जिले के चाका ब्लॉक के चंद्रभान का पूरा गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन मजदूरों को तालाब खुदाई और लिंक मार्गों में रोजगार मिलने से मजदूरों के परिवारों का भरण पोषण हो रहा है। मजदूरों ने बताया है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब कल्याण अन्य योजना का भी लाभ मिल रहा है। सरकार की ये सभी योजनाएं हम गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। हम लोग नैनी जाते थे, नैनी से अब नहीं जाते हैं। यही नरेगा का काम यही मिल रहा है हम पर लोग के। और काका थे उसके पास भी हम लोग का पैसा कौड़ी बराबरी मिल रहा है। सरकार की योजना अच्छी है, और जो काका थे हम लोग के काम यही दर मिल रहा है। जड़ा है 213 रुपया मिलता है। मनरेगा में आए हैं हम काम करने। मेरा मन यही लेबर आना करने जाते हैं। मनरेगा तरफ से काम कर रहे हैं, काम हमको बराबर मिलता चला जा रहा है। हाँ, नैनी जाते थे, फिर शहर जाते थे, नहीं जहाँ मिलता वहाँ जाते थे। जब से मनरेगा चल रहा है में काम कर रहे हैं। राशन महीने में 2 बार मिलता है, बराबर मिलता चला जा रहा है। गांव तालाब में नरेगा काम करते हैं। जौन बाब नैनी नहीं जाते, नहीं मिल गया गांव में तो करते हैं नरेगा काम। देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है, और अभी भी कृषि का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को कैसे लाभकारी बनाया जाए, इसको लेकर काम कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस तरह कृषि की जाए, इस पर किसानों को जनपद स्तर पर जाकर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। नाबार्ड और एमिटी यूनिवर्सिटी इस तरह के कार्यक्रम बहराइच और बाराबंकी समेत कई जनपदों में चला रही है और कर भी चुकी है। इसी क्रम में सीतापुर के किसानों को परंपरागत कृषि से हटाकर लाभकारी कृषि के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। एमिटी यूनिवर्सिटी के निदेशक शालिनी सिंह बिसेन ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें केले की खेती से जुड़े किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में ललितपुर के कचनौदा डैम पहुंचकर जल जीवन मिशन के काम का किया निरीक्षण। सुनी मुरारी बाबू से रामकथा। भारत में एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,451 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 20,635। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। अमेठी, सुल्तानपुर में जन चौपाल सहित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और प्रदेश के दौरे पर है योगी सरकार के मंत्री। विभिन्न जनपदों में कर रहे विकास कार्यों की समीक्षा। सुरेश खन्ना ने हरदोई और ए.के. शर्मा ने अमेठी का किया दौरा। तो 8 बजे के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।